जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आज हिंदी साहित्य की 8वीं क्लास पर। तो कल वो 8 नंबर गलती से लिख गया था, वो दरअसल में 7 नंबर था। ठीक है, 7वीं कक्षा थी। आज हम 8वीं कक्षा पर साथी पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से नोट्स बनाएंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि हम जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो कवि हुए, जिन्होंने आपका देशभक्ति के ऊपर कुछ लिखा, उनको आज हम लिखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। पवन मौर्य जी, मैं एकदम ठीक हूँ भाई साहब। सौरभ गहलोत, प्रीति कुमारी, विजय चौहान, धीरू वर्मा, लाल चंद्रा। अब जैसे मैं बैठे बैठे लिखता हूँ तो अब अभी फिलहाल में मेरा पैर सोया हुआ है। पैर सोना जानते हो, पैर जो सो जाता है। अंजू, रवि तिवारी, सरफराज अहमद, रामरतन यादव, आपका आकांक्षा अंबेडकर, अंशिका सिंह, फयाज अहमद, सारे साथियों का स्वागत है। तो शुरू करेंगे साथी आज की क्लास को। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? आज हम करेंगे आपका जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के लेखक हुए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन कौन हुए साथी, बताएंगे आप? किस किस का नाम इसमें आता है? सबसे पहले जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान आप जानते होंगे, और उनसे भी पहले नाम आता है किसका? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी, जिनको साथी हम एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। क्या उपनाम है इनका? एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला था। मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग से पढ़ाऊंगा, उनकी रचनाएं भी अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं साथी? आपकी रचनाओं में अगर नाम आता है तो नाम आता है हिम क्रीटनी। हिम क्रीटनी, जो 1943 की रचना है इनकी। और फिर नाम आता है हिम तरंगिणी का। हिम तरंगिणी। इसी पुस्तक को साथी क्या मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1949, हिम तरंगिणी के लिए ही। ठीक है, समर्पण। समर्पण 1956 में इन्होंने लिखी थी। आपको वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है। और इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है एक इनकी, कैदी और कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, इसकी रचनाएं हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की। जब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ेंगे तब हम जानेंगे साथी कि इनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। और किस रचना के लिए मिला? हिम तरंगिणी के लिए मिला। आकाश कश्यप जी उत्तर दे भी चुके हैं, बहुत शानदार। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। अगली बात आएंगे बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा, इनका टाइटल कौन जानता है? किस नाम से रचनाएं करते थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, अपडेट, अद्यतन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाओं में साथी कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? कुमकुम और रश्मि रेखा। कुमकुम, कुमकुम और रश्मि रेखा किसकी रचनाएं हैं? कुमकुम और रश्मि रेखा, क्या बोलेंगे जी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। इसके बाद में साथी सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन ही नाम नहीं जानता होगा इनका। एक रचना कौन सी जानते हैं इनकी, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? एक तो जलिया बाग। क्या बोलते हैं? जलैया, जलैया वाला बाग। जलैया वाला बाग। एक झांसी की रानी, सबसे चर्चित, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी,
बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। त्रिधारा, त्रिधारा, मुकुल, मुकुल झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में। और साथ ही एक रचना है इनकी स्वदेश के प्रति, मतलब रचना का नाम है स्वदेश के, स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति। ठीक है। स्वदेश के प्रति। सनी, सौरभ जी, प्रदीप कुमार, एकदम सही उत्तर दिया था आप सब लोगों ने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब ये तो हम पढ़ रहे थे साथी, कौन सा युग? छायावाद युग। छायावाद युग के बाद में कौन सा युग हमको पढ़ना था? छायावादोत्तर काल। मुझे समय बताएंगे। उसके बाद में प्रयोगवादी, फिर प्रयोगवाद और नई कविता की तरफ हम चलेंगे। छायावाद के बाद में छायावादोत्तर। कितना टाइम पीरियड मैंने लिखाया था बताएंगे? तो छायावादोत्तर 1936 से लेकर के 1942। छायावादोत्तर काल। ठीक है। छायावादोत्तर काल की शुरुआत दरअसल में तब हुई जब हिंदी में एक लेखकों का संघ बन गया, और वह हिंदुस्तान का पहला लेखकों का संघ हुआ। यहाँ पर लिखना 1936 में, 1936 में, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी साथी? ये आपका लखनऊ में। क्या बोलोगे? लखनऊ में ये स्थापना हुई साथी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष इसके बनाए प्रेमचंद जी। इसको मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये इसके पहले अध्यक्ष बने। और इसके बाद में जो रचनाएं हुई प्रगतिशील लेखक संघ की निगरानी में, या बोले उनके अनुसार, तो उन रचनाओं को हम रखते हैं किसमें? छायावादोत्तर काल में। और छायावादोत्तर काल में पहला नाम आता है किसका? क्या बोलेंगे जी? पहला नाम आता है भैया केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल, जिनको किस नाम से हम जानते हैं? बालिंदु के नाम से जानते हैं। बालिंदु, बालिंदु, सॉरी, बालिंदु। उनकी रचनाओं की साथ ही बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? बोल बोल अबोल, बोल बोल अबोल। बोल बोल अबोल किसकी रचना है? बालिंदु जी की रचना है। अपूर्वा, अपूर्वा, नींद के बादल, नींद के बादल, और युग की गंगा। क्या बोलेंगे? और युग की गंगा, युग की गंगा, ये किसकी रचनाएं हैं साथी? तो आप कहेंगे जी ये केदारनाथ अग्रवाल की। जो छायावादोत्तर काल है आपका, तो यानी कि 1936 के करीब की जितनी भी रचनाएं हैं, 1936 में बहुत सारी रचनाएं हुई। अगर हम बात करें 1935, 36, 37 में हरिवंश राय बच्चन जी बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है। तो दिक्कत सर, हिंदी साहित्य के बाद पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी ना? जी भाई साहब, पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, फिर तुम छुट्टी मारना। तो आराम से रिवाइज करते रहना चीजों को। एक बात बताओ, जितना साहित्य हम अब तक पढ़ चुके हैं उतना आप में से किस कितने लोगों को याद है? उतना साहित्य कितने लोगों को याद है कि अच्छे से रिवीजन किया होगा? पूरा नहीं याद होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन शायद एक दो तीन चार बार पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ते रहना भाई जब तक आपकी परीक्षा आए, है ना? नागार्जुन का नाम आता है। नागार्जुन, जिनको भारत का राजनीतिक कवि कहा जाता है। नागार्जुन उपनाम थे इनके। क्या बोलोगे? भारत का राजनीतिक कवि, भारत का, क्या बोलोगे?
राजनीतिक कवि, और साथ में एक उपनाम है इनका यात्री। यात्री उपनाम से कौन रचनाएं लिखता था? तो कौन है? नागार्जुन। कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? नागार्जुन की। भस्मांकुर किसकी रचना है? भस्मांकुर, आप कहेंगे भैया नागार्जुन। तुमने कहा था, तुमने कहा था, इसमें प्यासी पथराई आंखें परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है साथी, बहुत। ठीक है, तुमने कहा था। बादलों को घिरते देखा है, ये आपने अक्सर शायद देखते होंगे, आप परीक्षाएं तो प्रीवियस ईयर को भी देखते होंगे, अन्य परीक्षाओं को भी देखते होंगे। तो बादलों को घिरते देखा है एक प्रसिद्ध रचना है, इसकी है यात्री की, यानी कि नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, एक हुए साथी आपका शिव मंगल सिंह सुमन, छायावदोत्तर काल में शिव मंगल सिंह सुमन, मतलब नाम क्या था उनका? शिव मंगल सिंह, और सुमन उनका शीर्षक था। सुमन नाम से रचनाएं लिखते थे, शिव मंगल सिंह सुमन। कौन कौन सी रचनाएं लिखी? मिट्टी की बारात, क्या बोलेंगे? मिट्टी की, मिट्टी की, मिट्टी की बारात। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। और साथ ही आपका एक रचना उन्होंने लिखी हिल्ला नाम से, हिल्ला। ठीक है, हिल्ला, शिव मंगल सिंह सुमन। आगे आते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन के बाद में इसी छायावादोत्तर काल में आपके हुए वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, जिन्होंने साथी रचनाएं लिखी आपकी उस जनपद का कवि हूं। क्या लिखी? उस जनपद का कवि हूं। बहुत महत्वपूर्ण, मार्क करना, उस जनपद का कवि हूं। काव्य को हम पढ़ रहे हैं अभी। और फिर आया आपका ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, छायावादोत्तर काल की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, आगे आएंगे, ताप के ताए हुए दिन। अच्छा, एक चीज हम इसमें भूल गए, जो सिलाएं तोड़ते हैं, एक रचना यहाँ से याद आई, ताप के ताए हुए दिन के साथ में इसी वर्ष की एक प्रसिद्ध रचना है, इसी वर्ष की आपका 1941 की प्रसिद्ध रचना है एक, हमने कहाँ पर बात की थी साथी? केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में, वहां पर ये रचना भी नोट कर लेना। एक कौन सी? जो सिलाई तोड़ते हैं, और यहाँ पर ये पूछी जाती है, जो जो सिलाई तोड़ते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं। और इसी के साथ की एक रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन सी? जो सिलाई तोड़ते हैं और फूल नहीं रंग बोलते हैं। रंग, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचनाएं भी साथी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। काजल सिंह कह रहे हैं सर हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, फिर ऑप्शन नहीं है तो, वरना ऑप्शन तो होते हैं हमेशा। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन हो गए, वासुदेव सिंह त्रिलोचन हो गए साथी। कौन कौन सी? उस जनपद का कवि हूं मैं और ताप के ताए हुए दिन। फिर आते हैं आपके धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन कौन सी साथी? बोलेंगे आपका खंडा लोहा, खंडा लोहा काव्य रूप में,
अंधा युग, अंधा युग, अंधा युग, कनुप्रिया, कनुप्रिया और देशांतर, देशांतर। ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। फिर आता है नाम गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव को किन रचनाओं के लिए साथी जाना जाता है? दो तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। गजानन माधव की रचनाओं के लिए कौन कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। क्या बोलोगे? भूरी भूरी, भूरी भूरी खाक धूल। इसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव के अलावा साथी हम बात करें आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आजकल ट्रेंड है इनका, यहाँ से सबसे ज्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं न्यायवाद उत्तर से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सी रचना है? एकदम से ध्यान आता होगा पुराने साथियों को, खूटियों पर टंगे लोग। खूटियों पर, खूटियों पर टंगे लोग, खूटियों पर टंगे लोग। इसकी है जी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक सूनी नाव और आपका जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फिर आते हैं इस युग के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर। सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएंगी? दोस्त मैं नहीं जानता इस बारे में, आपको लगता है कोई जानता होगा इस बारे में? सरकार स्वयं नहीं जानती इस बारे में। कब बनाएंगे वो? ऐसा हो सकता है कि अभी आपके, जो मुझे लगता है, इलेक्शन से पहले दे दें और एग्जाम बाद में कराएं। ठीक है, बहुत बढ़िया वेदांश कौशिक जी, हमेशा बहुत सारा प्यार साथी। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद में आते हैं साथी कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कौन बताए थे, बताएंगे? इन्होंने स्वयं को कहा था मैं डिप्टी राष्ट्रकवि हूं। स्वयं को क्या बोल दिया था इन्होंने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्वयं को ही बोला था। क्या बोलेंगे? उपनाम लिख सकते हैं आप इनके, उपनाम। डिप्टी राष्ट्रकवि, मैंने कल भी आपको बताई ये बात। डिप्टी राष्ट्रकवि, अधैर्य का कवि। क्या बोलते हैं? अधैर्य का कवि। अधैर्य का कवि मतलब धैर्य नहीं है, अधैर्य का कवि। और समय सूर्य, समय सूर्य। ठीक है, समय सूर्य। रामधारी सिंह दिनकर, समय सूर्य। कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी अगर मैं आपसे जानना चाहूं? तो उर्वशी सबसे प्रसिद्ध रचना है 1935 की, 1935। और इसी रचना के लिए क्या मिला उनको, बताएंगे? इसी रचना के लिए 1972 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। 1972 में क्या बोलोगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। आत्मा की आंखें,
आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रसवंती, हुंकार, हुंकार, रेणुका, रेणुका, ठीक है। रश्मि रथी, बहुत चर्चित रचना है। आप बता सकते हैं रश्मि रथी किसके जीवन पर आधारित है? रश्मि रथी। इतिहास के आंसू, इतिहास के, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, ठीक है। और आपका रेणुका, हंकार, रश्मि रथी, इतिहास का, इतनी का कुरुक्षेत्र। फिर आते हैं साथी तार सप्तक जारी करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। गुरुजी एक बार बारात शब्द को देख लीजिए, शायद मैंने बारात लिख दिया है। जो आपने लिखा है ना दोस्त संदीप तिवारी जी, वो एकदम ठीक लिख रखा है। मुझसे गलती हुई है दोस्त, क्योंकि शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। ऊपर जाएंगे तो बोर्ड कुछ ये हैंग कर रहा है। बारात ये सही होता है, अब मैंने लिखा था तो वो गलत लिखा होगा। अगर बारात इसके अलावा कुछ लिखा है तो आ जाता है कई बार फिर लोग, ठीक है। बारात होगा। आगे क्या बोलेंगे जी? फिर आते हैं हमारे कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, टाइटल है इनका। इस नाम से रचनाएं करते थे, अज्ञे। अक्सर परीक्षाओं में सिर्फ अज्ञे भी लिखा मिल जाता है। क्या बोलेंगे? इनको किसके लिए जानते हैं? लिखना। चार तार सप्तक जारी किए, चार चार तार सप्तक जारी किए। अब तार सप्तक से मतलब क्या होता था? सप्त मतलब सात। तो सात कवियों की एक श्रृंखला और उनकी रचनाओं को एक पत्रिका के माध्यम से ये लॉन्च करते, जिसको तार सप्तक कहा गया। उसी को नाम दिया गया साथ ही क्या, तार सप्तक। तो पहले तीन तार सप्तक में तो इनका उपयोग आता, लेकिन चौथे के अनुसार बहुत सारे लोग अलग मानते, तो चारों को जानेंगे। क्या बोलोगे? पहला तार सप्तक किस वर्ष आया? पहला तार सप्तक बताएंगे जी, कितने कवि थे इसमें? सप्त मतलब सात कवियों की श्रृंखला थी। तो पहला तार सप्तक आया 1943 में, और 8-8 वर्षों के अंतर से आते रहे, शुरुआत के तीन तो। दूसरा तार सप्तक आया आपका 1943, 8-51 में। तीसरा साथी आया, सात कवियों की श्रृंखला थी इसमें भी, 1959 में। और जब चौथा तार सप्तक आया, और जब आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देंगे तो पता प्रश्न कैसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है। लेकिन आपको यहाँ यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद आया ये? 20 वर्षों के बाद, 1979, 1979 तार सप्तक जारी हुआ। तो यहाँ पर आता है कि चौथा जो तार सप्तक है, कहते हैं उसमें सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की इतनी भूमिका नहीं थी। तो याद रख लेना क्या कहा जाता है, चौथे तार सप्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? जारी करने का श्रेय, श्रेय नामवर सिंह को दिया जाता है। नामवर सिंह कौन है साथी? नामवर सिंह को, नामवर सिंह को जाता है, ठीक है। नामवर सिंह को जाता है। इसके बाद इनकी अन्य रचनाओं की बात करते हैं। अन्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं साथी इनकी? क्या बोलोगे? ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर
ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा है। एक रचना इनकी आती है इत्यलम, इत्यलम। और बहुत अच्छी तरह से मार्क करना, हरी घास पर क्षण भर। ये यूपी एग्जाम की, यूपी पुलिस के एग्जाम की बहुत बहुत साथी अगर मैं कहूँ कि जाने वाली रचना। एक तो ये हरी घास पर क्षण भर, और एक आपका कितनी नावों में कितनी बार, सॉरी, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में, ये पुरस्कृत रचनाएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार, 1967 की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1967, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। आंगन के पार द्वार इनकी प्रसिद्ध रचना है 1961 की। आंगन के, आंगन के पार द्वार 1961। नेट पे पूछा जाता है ऐसे, नेट एग्जाम जैसे कि वो वर्ष दे देगा आपसे और पूछ लेता निम्नलिखित रचनाओं का क्रम क्या। एक ही लेखक की रचनाएं दे देता, क्रम के अनुसार 4 विकल्प दे देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ऐसा कोई घर आपने देखा है, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ठीक है, चिंता, चिंता, सुनहले सवाल, सुनहले, सुनहले सवाल, सुनहले सवाल, पूर्वा, पूर्वा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा। ऐसा कोई घर आपने देखा है, पूर्वा, असाध्य वीणा। और क्या बोलेंगे आपका भग्न दूत, भग्न दूत किसकी रचना है, ये भी आपका इन्हीं की रचना है। असाध्य वीणा बहुत प्रसिद्ध काव्य है इनका। तो क्या बोला, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, और हरी घास पर क्षण भर। ये तीन तो बहुत ही पूछी जाती है, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, और साथ ही आंगन के पार द्वार, चिंता, सुनहले सवाल, पूर्वा, असाध्य वीणा। ये किसकी रचनाएं हैं, बोलेंगे। संदीप पढ़ेंगे आराम से बैठ के भाई, संदीप तिवारी, एक ही बात को बार बार ना लिखें। मैंने जवाब दे दिया आपकी बात, बारात ही बारात लिखे जा रहे हो। बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर 11 फरवरी को आरओ का पेपर है, उसकी डेट चेंज कर दीजिए। भाई साहब कैसी बात करते हैं आप यार। यूपी पुलिस के लिए क्लास चल रही है, एक तरफ आप आरओ एग्जाम भी निकालना चाह रहे हैं और एक बार यूपी पुलिस की क्लास भी देखना चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस सेमेट्री मेरे भाई। एक स्तर तो बनाओ साथी, तैयारी का कम से कम। हम्म, ये मानता हूँ कि मैं आप आरओ डिजर्व करते होंगे और बेरोजगारी के चक्कर में यूपी पुलिस भी देते होंगे, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक गागर में सागर के बिना अपनी तैयारी को अधूरा समझ रहे हो, वो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी को, और आरओ डिजर्व करते हो, इस बात पर मुझे साथी संदेह है ना। ऐसा ना करो प्लीज, थोड़े अच्छे छात्र बनो यार, थोड़े से विकसित बुद्धि के, थोड़े से विकसित मानसिकता के। अब आता इसी दौर में जो लिखा गया साथी आपका लिखेंगे, जिनको हम कहते हैं हास्य व्यंग्यकार जो हुए, इसी दौर में कुछ हास्य व्यंग्यकार हुए। हास्य व्यंग्यकार मतलब 1936 के करीब की रचनाएं हैं, कई 35 की भी हैं, लेकिन लेते इसी वर्ग में हैं। जैसे जिसमें प्रमुख नाम आता है एक आपका चतुर्भुज चतुरेश का, चतुर्भुज चतुरेश। चतुरेश ने एक रचना लिखी है साथी, क्या नाम है, हंसी का फव्वारा। हंसी का फव्वारा छायावादोत्तर काल की एक प्रसिद्ध रचना है। जैसे ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा है चना चबेना।
चना, चना चबीना, चना चबीना। शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर सिंह बहादुर लिखते हैं इस समय की रचनाओं में। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या बोलेंगे, उतनी व्यंग्य की नहीं थी, लेकिन इस दौरान लिखी गई, इस वर्ग के दौरान लिखी गई। हाँ, इतने अपने पास, इतने अपने पास साथी। और दूसरी रचना थी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, सुन मार्क करना है इसको। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। फिर आते हैं अपने हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन, जानते हो ना किनके पिताजी हैं? बच्चन नाम से ही पता चल गया होगा। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन बोल दिया उन्होंने खुद को। उन्होंने बोला कि हम किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है विशेषतः, हम सबसे ही अलग हैं। अपने आप को उन्होंने बच्चन बना लिया। क्या बोलेंगे? हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलेंगे जी? आपका इसमें आता मधुशाला, इसी रचना से चर्चित हुए। मधुशाला 1935। मधु, मधुबाला, शाला के बाद में मधुबाला 1936। मधुबाला 1936 की रचना है। मधु कलश, कलशनिकाव 1937, 1937। क्या बोलोगे? एकांत संगीत, एकांत संगीत। और साथ ही आपका क्या, अग्निपथ, अग्निपथ। और एक रचना कौन सी? हलाहल। क्या बोलोगे? हलाहल। और एक रचना साथी आपका खादी के फूल, खादी के फूल। ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मधु, मधु नाम से। क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है संदीप जी, ओके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसको बार बार मत लिखो। मैंने सुन लिया आपकी बात का जवाब दे दिया। बाकी क्लास पे तो फोकस कर लो। बारात में अटके रहोगे, तुम्हारे दिमाग में बारात ज्यादा चल रही है या? शायद तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी। आगे आएंगे। सर जी एग्जाम से बहुत डर लग रहा है मुझे। नाम नहीं पढ़ेंगे लेकिन तुम्हारा। डर जाओ एग्जाम से और भाग जाओ कहीं ऐसी स्थिति में साथी, कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर एग्जाम आपके पास ही ना पाए। बच जाओ उससे। हर व्यक्ति को अपने डर से दूर भाग जाना चाहिए, डर के एकदम से। आगे आए, कोई दिक्कत? माता पिता को ये पता चले यार इतना कमजोर ब्लड हमारा है, तो कैसे पता, कैसे महसूस होगा उनको? बोले हम तो सोच रहे हमारी स्थिति को ठीक करेगा, ये तो डरपोक है, डरपोक। कल को तुम्हारे बच्चे क्या बोलेंगे, हमारा पापा डरपोक था। ये पता नहीं, तुम मम्मी भी हो सकती हो किसी की, नाम से पता भी तो नहीं चलता। बोले हमारी मम्मी डरपोक थी। हिंदी गद्य का विकास साथी, यहाँ पर हमारा काव्य खत्म होता है और फिर हम चलते हैं हिंदी गद्य की ओर। हिंदी, ये तो कविताओं की बात हम कर रहे थे। हिंदी गद्य का विकास। भाई पढ़ लिया करो, मत किया करो इधर उधर की बातें। और आती हैं चलो दिमाग में बातें, ये भी माना, तो बैठ के मंथन करो ना उस बात के बारे में कि कहीं मैं मूर्खता का सवाल तो नहीं पूछ रहा, कहीं मैं मूर्खता तो नहीं कर रहा। उसका जवाब आप ही को मिल जाएगा। फिर आप सोचोगे ऐसे, तो यार मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। हैं? थोड़ा सोचा करो, क्या बोलते हो? कुछ भी नहीं बोलना दुनिया में। क्या बोलोगे? हिंदी गद्य की पहली रचना, हिंदी गद्य की पहली रचना किसको माना जाता है?
सारे साथी आंसर करेंगे जो जानते होंगे। हिंदी गद्य की पहली रचना भैया जी वर्ण रत्नाकर को माना जाता है। वर्ण रत्नाकर जो गद्य रूप में लिखी गई, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में। लेखक कौन है बता सकते हैं? मैथिली भाषा में। और लेखक कौन थे इसके? लेखक थे इसके ज्योतिरीश्वरी ठाकुर। ज्योतिरीश्वरी ठाकुर कौन थे इसके लेखक थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है, जैसे हिंदी गद्य तो हो गया, एक खड़ी बोली गद्य की पहली रचना पूछी जाएगी। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली मतलब हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना साथी किसको माना जाता है? वो माना जाता है गोरा बादल की कथा को। गोरा बादल की कथा। और लेखक कौन है इसके? जेठमल। गोरा बादल आप जानते होंगे। गोरा बादल इतिहास में हमने जिक्र किया था और मैंने बताया भी था इनके बारे में। ऐसे ही आपका गोकुलनाथ की, गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? विठलनाथ के। गोकुलनाथ जो किसके पुत्र हैं? विठलनाथ के पुत्र हैं, जिन्होंने अष्टछाप बनाया था, विठलनाथ के पुत्र। गोकुलनाथ ने शुरुआती ग्रंथ लिखे 84 वैष्णवों की वार्ता, यानी 84 वैष्णव संतों ने आपस में जो वार्तालाप किया, और और 252 वैष्णवों की वार्ता, और 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखे, या नामक ग्रंथों की रचना की। किसने लिखे? गोकुलनाथ ने। ठीक है। तुर्ती मिश्र ने, तुर्ती मिश्र ने 1767 में बेताल पचीसी, बेताल पचीसी को लिखा। बेताल पचीसी को लिखा। यहीं पर बात आती है कि बेताल पचीसी जो लिखी गई, ठीक है, और फिर बाद में इसका जो अनुवाद हुआ, इसमें खड़ी बोली में जो अनुवाद हुआ, खड़ी बोली में जो ट्रांसलेशन हुआ, में अनुवाद ये किस किस ने किया था? मजहर अली, मजहर अली और लल्लू लाल। मजहर अली और साथी किसने? लल्लू लाल ने। लल्लू लाल ने, मजहर अली और लल्लू लाल। अब देखो, इस नाम से जब ये अनुवाद हुआ तो अनुवाद किस नाम से हुआ? तो अनुवाद का जो नाम है वो बेताल पच्चीसी है। दोनों नामों में अंतर दिख रहा है, यस और नो? ये वो पचीसी है, ये पच्चीसी है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है बेताल पचीसी को किसने लिखा है, तो सूरती मिश्र आंसर करेंगे। और पूछ लेगा बेताल पच्चीसी किसने लिखा है, तो या तो विकल्प में लल्लू लाल मिलेंगे या मजहर अली, एक ही विकल्प में दोनों मिलेंगे, अलग अलग कभी देगा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुरुजी पेपर पर डर तो लगता ही है। हाँ, उसके बारे में बहुत बार बात करता हूँ कि जो पढ़ेगा
उसी को तो डर लगेगा। वो पॉजिटिव होता है, उससे चिंता नहीं करनी है। राहुल जी कह रहे भैया मैं तो सन्यासी बनने जा रहा हूँ, बन जाओ भाई। सूरती मिश्र ने 1767 में बेताल पचीसी को लिखा। खड़ी बोली में अनुवाद है मजहर अली और लल्लू लाल, और खड़ी बोली में जो अनुवाद है उसको बेताल पचीसी ने लिखा। लेकिन दोस्त एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, ये जो मन है ना, मन, मन की परिभाषा शायद मैंने आपको बताई। जो नहीं है वो इसे चाहिए। मन की प्रवृत्ति है ये। आप इसके लिए प्रयास कीजिए या तो इसको बदलने का, लेकिन आप नहीं बदल पाएंगे। आप एक दिन ये जानोगे कि इसको दूर से बैठ के देखना है। दुनिया में 100 बेहतरीन उपलब्ध चीजों में से यदि 99 भी तुमको दे दी जाए, तो फिर मस्तिष्क इस बात को कहेगा कि वो एक मेरी क्यों नहीं है, वह एक वस्तु भी मेरी होनी चाहिए। मतलब जो उसके पास नहीं है वो उसी तरफ जाएगा। आपके पास ब्लैक शर्ट है तो वो मन कहेगा आपके पास एक वाइट शर्ट भी होनी चाहिए। मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, जो नहीं है और जो आपके पास हो जाएगा उसके विपरीत बात करेगा। जब आप सन्यास की तरफ चले जाएंगे तो फिर गृहस्थ की ओर जाने का मन करेगा, और जब गृहस्थ में जाएंगे तो सन्यास की ओर जाने का मन करेगा। क्योंकि मन है ही ऐसा, तो उसको समझ लेना है और ये जान लेना, अच्छा इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है, इसका नेचर ही ऐसा है। फिर जाके कहीं तसल्ली मिलेगी। और ये नहीं समझ पाओगे तो फिर भटकाव है ही है। फिर तो भैया ये समझो खुशी कहीं छिन गई, फिर तो कहीं उलझे रहोगे। ठीक है, कोई तेरी दिक्कत। तो यहीं पर आता था लल्लू लाल। लल्लू लाल की कौन सी रचनाएं हैं साथी बताएंगे? कितने साथी बता सकते हैं? लल्लू लाल, लल्लू लाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? माधव विलास, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और प्रेम सागर किसकी रचना है? महत्वपूर्ण मार्क करना, प्रेम सागर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यूपीएसआई में भी पूछी गई आपका 2021 में भी। लल्लू लाल। और इसी शाखा के 4 प्रमुख हैं, जैसे सदा सुखलाल हैं, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, जिनकी रचनाओं में साथी आता है आपका किसका? सदा सुखलाल नियाज नाम से रचनाएं लिखते थे, ये भी लिख लेना। सदा सुखलाल नियाज भी इनको हम कहते हैं, नियाज, सदा सुखलाल नियाज। कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुख सागर, महत्वपूर्ण मार्क करना साथी, बहुत पूछी जाती है। सुख सागर, सूर सागर नहीं, सुख सागर, सुख सागर। और आपका मुंतत्वारिख, क्या बोलोगे? सॉरी, मुंथक, क्या बोलोगे? मुंथक बुत्वारिख। ये किसकी रचनाएं हैं? ये सदासुख लाल की रचनाएं हैं। फिर नाम आता है ईशा उल्ला खां। ईशा उल्ला खां का नाम आता है इन 4 में, जिन्होंने क्या लिखा था आपका? रानी केतकी की कहानी, जिसको हम उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं, रानी केतकी की कहानी। अन्य नाम क्या है इस रचना का? इस रचना को अन्य नाम है साथी आपका उदयभान चरित्र। इस रचना को हम उदयभान चरित के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे जी? रानी केतकी की कहानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रानी केतकी की कहानी जो है, ये क्या बोल देंगे आपको? हिंदी की पहली गद्य में लिखी गई कथा है। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा इसको माना जाता है। तो मौलिक गद्य कहानी पहली पूछी जाए या गद्य कथा नाम से पूछी जाए तो आप कहेंगे कौन सी है जी? रानी केतकी की कहानी है। तो एक तो हो गए लल्लू लाल, एक हो गए आपका सदा शुक्ला, एक हो गए आपके साथी इंसा उल्ला खां। चौथे कौन नाम है, बता सकते हैं क्या?
चौथे कौन नाम है साथी इसी में? चौथा नाम आता है सदल मिस्र का। सदल मिस्र का नाम आता है चौथा। और सदल मिस्र जी की रचना है साथी आपकी कौन सी? नासिकेतोपाख्यान, जिसको चंद्रावली के नाम से हम जानते हैं। नासिकेतोपाख्यान। किस नाम से दोस्त हम इसको जानते हैं? चंद्रावली के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे? चंद्रावली के नाम से इसको हम जानते हैं। चंद्रावली। आगे आगे। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सौरभ नहीं लिखवाएं, आवश्यकता ही नहीं है उनकी। जो नहीं लिखवाया उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सदल मिस्र की तो ये चारों याद रख लेना। एक तो लल्लू लाल, एक आपका क्या बोलोगे, ईशा उल्ला खां, एक सदा आपका सदल मिस्र हो गए, और एक सदा सुखलाल नियाज। इन चारों नामों को कभी नहीं भूले। ठीक है सर जी। हिंदी, हाँ बिल्कुल शिवम, एकदम ठीक कह रहे हैं, बावरा है मन। बोलेंगे जी। सर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? भाई अब तो 2-3 दिन का बच रहा होगा मुश्किल से। 2-3 दिन का बचा हुआ है। मैंने आपको कहा कक्षाओं की गिनती ना करें प्लीज, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भरमार बहुत सारा पढ़ ले रहे हैं, हम चुनिंदा चीजें पढ़ रहे हैं। अब बस रिवाइज करते रहिए। मेरे हिसाब से 2-3 मैक्स 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें पुरस्कार भी सारे जो पूछे जाते हैं, चाहे सोवियत लैंड पुरस्कार हो, चाहे सलाका हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे ज्ञानपीठ है, तो उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा ना। ठीक है आशीष यादव जी, बहुत सारा धन्यवाद। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कल हम चलेंगे साथी आपका कहाँ पर, पत्रकारिता की तरफ, जिसमें मैं आपको अखबारों की बारे में बताऊंगा। जिसमें हम जिक्र करेंगे आपका उदंत मार्तंड, एक साप्ताहिक अखबार था। समाचार सुधावर्षण की हम बात करेंगे, वो एक दैनिक अखबार था। यूपी के अखबारों की बात करेंगे, अन्य प्रसिद्ध पत्रिकाओं की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे फिर उपन्यास की तरफ, और फिर हमारा खत्म हो जाएगा पुरस्कारों की तरफ। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। बस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। एक अच्छा छात्र जानता है कि उसको क्या पढ़ना है, बात उसकी है जो अच्छा होने की तरफ अग्रसर है। तो प्लीज़ साथी आप मेहनत कीजिए। बाकी हर एक ब्राइट स्टूडेंट जानता ही होगा कि उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो रिवीजन सबसे पावरफुल की है आपके सिलेक्शन की। आप कितना और जान लेंगे इस बात का महत्व नहीं है, जितना आप जान चुके हैं वो चीज़ें आपकी तैयार हैं बहुत शानदार तरीके से, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं या नहीं है, इस बात का महत्व है साथी सिलेक्शन में। जानते तो बहुत कुछ है और बहुत सारे साथी छात्र जानते हैं, और बहुत कुछ आप जान भी सकते हैं, लेकिन उसका परीक्षा से लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ जानने वाले ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और सच में बहुत नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन वो एक सिपाही परीक्षा पास ना कर पाए। ये व्यंग्य नहीं है उनके ऊपर, मतलब उनके ज्ञान का सम्मान है, वो अलग है, स्पेशल है। मेरे कई साथी हैं, लेकिन साथी आप परीक्षा यदि पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड नॉलेज की आवश्यकता है, जो उस परीक्षा के लिए काम करे। और वो कैसे होगा कि जो सीखते हैं, जो अध्यापक हमको बताते हैं, उसको फॉलो करें और रिवाइज करें अच्छे से। ऐसा होता है लाइक करें सब्सक्राइब करें तो क्या बोलेंगे, टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करें और रिवाइज करें, यही एकमात्र मूल है। उसको फॉलो करते रहिए, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। कुछ साथियों की मानसिक शक्ति ज़्यादा होगी कि चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद होती होंगी, उसको अगर बीट करना है, उसको पछाड़ना है, तो आपको चीज़ें, अगर आप चीज़ों को भूलते हैं तो रिवाइज करनी होंगी। वही एकमात्र तरीका है, कोई कैप्सूल कोई दवाई इसकी नहीं आती है, नहीं तो। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस इतनी शानदार होनी चाहिए कि एक बार मैंने इंटरव्यू सुना फेल्प्स का। फेल्प्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सब लोग क्रिसमस की छुट्टी मना रहे थे, लेकिन वो बड़ा त्योहार है साथी, है ना, जो आपका अगर हम बात करें जो क्रिश्चियंस है उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे कि हम सब लोग दिवाली होली रक्षाबंधन में शामिल होते हैं। उसने कहा कि सब लोग क्रिसमस की छुट्टी मना रहे थे, लेकिन मैं, एक ऐसा सिंगल डे नहीं था कि जिस टाइम मैंने जाके प्रैक्टिस नहीं की हो, क्योंकि मैं ये महसूस कर चुका था कि जिस दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की उससे अगले दिन मैं उस गति से नहीं दौड़ पाया। मतलब कि तैरने के लिए बोल रहे हैं, उस गति से मैं नहीं तैर पाया।
तो ये बात आप समझते होंगे कि जो दुनिया में टॉप पर है वह भी रोज अभ्यास करता है, क्योंकि उसको टॉप पे बने रहना। उसने कहा मैंने 4 साल तक कोई छुट्टी नहीं की, ओलंपिक मेरा ड्रीम था। उसी तरह से साथी आप अपने सपने के लिए कितने डेडिकेटेड है, ये तय करेगा आपके आज के हार्डवर्क को। आप कितने स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं, कितना आप लोग संकल्प के साथ में पढ़ते हैं, कितना आपका डिसीजन है ये जो जिसके लेकर के आप ये कार्य कर रहे हैं उसमें कितने मग्न या डूब करके आप पढ़ते हैं, तो वो सफल बनाएगा। ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।